महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के चुनाव के नतीजे ऑलमोस्ट घोषित हो चुके हैं। महायुति को जनता ने काफी हद तक बहुमत दिया है और अब मुख्यमंत्री किसका बनेगा इसको लेकर महायुति की चर्चाएं जो है वो शुरू होंगी। लेकिन उससे पहले महायुति का सेलिब्रेशन जो है वो जगह जगह पे भाजपा ऑफिस, शिंदे दल के शिवसेना के ऑफिस और अजीत पवार दल के ऑफिस में दिखाई दे रहा है। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है देवांश सिंह शौंत्री जो भाजपा के नेता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज इंडिया में। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई क्योंकि भाजपा ने एक ऐसी जीत हासिल की है जो खुद भाजपा को भी उम्मीद नहीं थी। सही कहा मैंने? उम्मीद तो थी, उम्मीद क्यों नहीं थी। हाँ। बट लोग नहीं समझ पा रहे थे, जो अपोजिशन वाले खासकर। हाँ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम करीब करीब टफ फाइट है मतलब। लेकिन भाजपा को तो पूरा विश्वास है कि हम बहुमत से सरकार बनाएंगे, क्योंकि काफी योजनाएं जो हमने लागू की है उसका असर चुनाव में दिखा है। लेकिन सर अगर बात करें कि आंकड़े की बात हमेशा भाजपा करती है कि हम इतना आंकड़ा पार करेंगे। लोकसभा में आपका जो आंकड़ा था अब की बार 400 पार। किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तब हमेशा आंकड़ा भाजपा बताने वाली। इस बार महाराष्ट्र में भाजपा जो है आंकड़ा बताने से कतरा रही थी और जब आपके चंद्रकांत पाटिल या आपके अन्य नेता जब आंकड़ा बता रहे थे तब 160 के पार, 170 के पार, एकदम धीरे धीरे जो बाकी नेता है, जो शीर्ष नेता है, वो आंकड़ा बताने से कतरा रहे थे। इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे वजह तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंट था। हाँ, इतना है कि पब्लिकली हम जाहिर नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन इस बार क्यों नहीं करना चाहते थे? आंकड़ा जाहिर करने में तो बीजेपी को तो मतलब उनके नारे रहते हैं, सीट घोषित करने से पहले उनके नारे रहते हैं। ऐसा है कि मिस हमेशा एक जैसा नहीं चलता। हाँ। लोकसभा चुनाव में से कुछ सीखा, पार्टी के जो जो ऊपर हमारे जो नेता लोगों ने कुछ सीखा, तो उन्होंने उचित नहीं समझा कि हम नंबर बताए। तो इसलिए हमने इस बार नंबर बताने में थोड़ा सा ये नरमी बढ़ती हुई है। तो सर क्या ये कहा जा सकता है कि जो हरियाणा के चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए, वहां पे जाट वर्सेस ओबीसी, ये जो वहां पे एक विवाद खड़ा हुआ था जाट वर्सेस ओबीसी, उसका रिपीटेशन महाराष्ट्र में हो रहा था। जैसे यहाँ मराठा वर्सेस ओबीसी ये लड़ाई दिख रही थी, जिसे तोड़ने में भाजपा बहुत कामयाब रही। जो फैक्टर जरांगे पाटिल फैक्टर जो मराठवाड़ा में खासतौर पर लोकसभा के टाइम चला था वो अब की बार नहीं चला। खासतौर पर मराठवाड़ा में तो बिल्कुल भी नहीं चला, जबकि वहां पर जरांगे पाटिल को समर्थन देने वाले, क्योंकि जरांगे पाटिल की जो मांग थी कि मराठाओं को रिजर्वेशन की जरूरत है, तो विदर्भ, कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र से ज्यादा वो मांग मराठवाड़ा से उठ रही थी। वहां पर भी जो है भाजपा ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इसके पीछे क्या देखते हैं आप? हरियाणा से सीख ली थी आपने? यस, थोड़ा बहुत हरियाणा से भी सीख लिया। और दूसरी बात है, जो जरांगे पाटिल की जो मांग थी, किसी न किसी हद तक हमारे मुख्यमंत्री जो रहे, भाजपा समर्थित मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने कुछ मांगे उनकी मान ली थी। बट लेकिन बार बार उसी चीज को दोहराना उनकी तरफ से गलती थी। और ऐसा नहीं कि मराठा आरक्षण के हम खिलाफ, ऐसा नहीं है। हमने उसको उनके लिए हामी भरी भी थी और उसका अभी प्रोसेस भी चल रहा है। और जैसे कुंभी जाति का प्रमाण पत्र से मराठा आरक्षण ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, तो उसको लागू किया गया है। बट लेकिन ऐसा है कि अब बार बार उसी चीज को बोलते रहेंगे तो फिर पार्टी को भी तो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे काम करना पड़ेगा ना। इसके लिए और लोगों ने क्या सोचा कि भाजपा तो मीन्स विकास, मोदी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम कर रही है, विकास की बातें कर रही, बातें ही नहीं कर रही है, एग्जीक्यूशन भी हो रहा है। आप ग्राउंड लेवल पे भी देखिए, चाहे वो लड़की बहन योजना है, मुंबई की सड़कें 440 किलोमीटर सड़कें मुंबई की इतनी अच्छी हो गई कि पूछो मत। कल तक जहां हम चल नहीं पा रहे थे, आज वहां पे गाड़ियां अच्छी चल रही है, पब्लिक अच्छे से चल रही है, तो मन लोगों का खुश है। और लोगों ने इस बार जो वोटिंग भी किया, जो बम्पर वोटिंग बीजेपी को मिली है, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, जितना विकास हुआ है महाराष्ट्र में उस वजह से मिली है। लेकिन इसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में आते हैं और कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो इस तरह के नारे की जरूरत क्या थी फिर? बटेंगे तो कटेंगे उनका नारा एकदम ठीक है, क्योंकि हम सब समाज एकजुट रहेंगे तो ही हम डेवलपमेंट भी अच्छा कर पाएंगे, भाईचारा बना रहेगा। तो उन्होंने तो उस संदर्भ में बात की है, किसी जाति विशेष के लोगों ने कहीं कहीं पर भी बात नहीं की है। तो योगी जी का नारा एकदम सही है। तो लेकिन उसको खुद ही पंकजा मुंडे जो के आप मतलब मंत्री रह चुकी है, जिन लोकसभा के लिए भी उनको टिकट मिला था, उन्होंने इस नारे को लेकर जो है कहा था कि इस तरह के नारों की महाराष्ट्र को जरूरत नहीं थी। अजीत पवार ने भी ये कहा था। ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, क्योंकि हर एक बंदा अपने हिसाब से उसको आकलन करता है।
हम्म बट लेकिन योगी जी के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि उनका ऐसा कुछ भी नहीं था हम्म कि उन्होंने बोला कि हम सब एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो मीन्स देश के लिए अच्छा रहेगा। सर, ठाकरे दल की तरफ से बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा था, खासतौर पर आदित्य ठाकरे ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो गुजरात जा रहे हैं, वो अन्य राज्यों में भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र का युवा जो है वो बेरोजगार हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि ये आरोप जरूर था जिस पर कई बार महायुति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये खुलासे किए थे कि ऐसा कुछ नहीं था। दावोस को लेकर भी आदित्य ठाकरे ने कई सवाल उठाए थे कि दावोस गए थे, पार्टी मनाकर आ गए, लेकिन महाराष्ट्र के लिए कुछ लेकर नहीं आए। तो क्या महाराष्ट्र में अब बेरोजगार युवा या महाराष्ट्र के जितने भी प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों में चले गए हैं, ये आदित्य ठाकरे का जो दावा था या जो आरोप था, वो क्या जनता को कन्विंस करने में या उसमें सच्चाई नहीं है, ये बताने में भाजपा सफल रही? हाँ, एकदम सफल रही है। हम्म क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम समझाने में सफल नहीं हो पाते हम्म तो फिर ये वोटिंग हमें मिलती ही नहीं। हम तो समझाने में सफल हुए हैं उसके लिए। और दूसरी बात है, कुछ प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है, तो हिंदुस्तान है ना, मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है। हम्म वो महाराष्ट्र के या गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। तो जिस समय जैसी आवश्यकता होगी उस प्रोजेक्ट उस हिसाब से वहां पे कंसोलिडेट होंगे, मतलब। हम्म तो हो सकता है उस समय यहाँ पर उस चीज की इम्पोर्टेंस इतनी नहीं लगी होगी तो वहां पे चलेगा। तो बट उसके बाद में कितने प्रोजेक्ट तो यहाँ पर भी आए ना। नहीं, लेकिन खुद इस बात का स्वीकार जो है अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उन्होंने ये कहा था कि प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे, कुछ प्रोजेक्ट आ भी रहे, लेकिन किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो इसमें तकलीफ क्या है। लेकिन इसके साथ हम ये जरूर पूछना चाहेंगे कि गुजरात और महाराष्ट्र ऐसी लड़ाई खड़ी करने की कोशिश जो है वो विपक्ष की तरफ से की जा रही थी, तो क्या इसी के चलते मुंबई में ज्यादा सफलता ठाकरे या महाविकास आघाड़ी को नहीं मिली कि गुजराती वोटर जो है वो इकट्ठे होकर महायुति को चले गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो इस जातिगत बात करेंगे ही नहीं इसके बारे ये में, प्रांतवाद क्योंकि की कि हाँ, गुजराती नहीं वोटर नहीं जो है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो विपक्ष का अपना एक हथकंडा है कि अगर कुछ नहीं मिला तो चलो मिस मोदी जी पे कुछ ना कुछ आरोप लगा दो, कुछ बोल दो। तो ये विपक्ष का हथकंडा, तो हम इसको बात मानते नहीं तो हम सब एकजुट है। आज जो रिजल्ट हमारे आए हुए हैं, ये सबकी एकजुटता का ही परिणाम है। सर, अभी एक ब्रेकिंग आई है कि सावंतवाड़ी कोंकण की तरफ से जो है वो दीपक केसरकर, जो स्कूली मिनिस्टर रह चुके हैं महायुति सरकार में, वो जीत कर आ चुके हैं। दीपक केसरकर, जिन्होंने एक स्टेटमेंट किया था जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढह गई थी, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि नियति के हाथ में वो है। और अब दीपक केसरकर जो है वो जीत कर आ चुके हैं। किस तरह से देखते हैं उनकी जीत को? बड़ी जीत है, हमारी महायुति के लिए बड़ी जीत है। हम्म और वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। और उन्होंने जिस संदर्भ में कहा, देखिए अभी कुछ चीजें हैं, कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, हो जाती है। यहाँ पे भी हम भी बैठे हुए, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई तो आवाज नहीं आएगी, तो छोटी मोटी चीजें तो होती रहेंगी। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हमारे देश में शिवाजी महाराज जी का जो मीन्स व्यक्तित्व है एकदम देवतुल्य है। तो हम सभी पार्टी उसका सम्मान करते हैं और उनका मीन्स अभिवादन करते हैं शिवाजी महाराज जी का। लेकिन उनकी मूर्ति के मतलब वो हादसा होने के बाद महाराष्ट्र में एक बहुत लहर उठी थी, और जिसका खुलासा महायुति को बार बार करना पड़ा था कि, और खुद शरद पवार ने इस बात को लेकर जो है आरोप लगाया था कि ये लोग अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में भी भ्रष्टाचार करते तो ये हर जगह भ्रष्टाचार कर सकते हैं। लेकिन इसका भी ज्यादा इफेक्ट जो है वो वोटों में तब्दील नहीं कर पाई है महाविकास आघाड़ी। कैसे देखते कि शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरना? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ, हो सकता है कि वो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगी, उसकी वजह से गिर गया रहेगा। अभी हम तूफान आ जाते तो बोल के तो नहीं आएंगे, आ जाते हैं ना, तो गिर जाते हैं, तो उसके बदले क्या करें? हाँ, उस चीज का हमें खेद जरूर है और वह व्यक्त भी किया गया है, प्रधानमंत्री द्वारा भी व्यक्त किया गया, क्योंकि उन्होंने खुद उद्घाटन किया था। हाँ, क्योंकि उन्होंने खुद उनका खेद भी व्यक्त किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके एक बार हम जब बोल दिया कि खेद हमने व्यक्त किया, तो विपक्ष को फिर दूसरे हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े आरोप करने के बाद भी कोंकण में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई। ठाकरे दल को भी 3 ही विधायक अभी तक हासिल हुए हैं, तो क्या कोंकण में भी इस तरह का करिश्मा नहीं चला उनका? इसलिए नहीं चला क्योंकि विकास की राजनीति हम करते हैं, हम सिर्फ डेवलपमेंट पे बातें करते हैं। हम कोई कास्टिज्म में बात नहीं करते कि ये भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये गुजराती है, मारवाड़ी, इसमें हम बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि हम सब एक है। जैसा योगी जी ने भी बोला कि बटेंगे तो कटेंगे। जब हम बटेंगे ही नहीं तो डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, भाईचारा अच्छा बना रहेगा देश में, और क्या चाहिए।
और मोदी जी आज सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ने, विश्व में भी हमारी बहुत बड़ी पहचान है। आज हम चौथे नंबर पे आ गए इकोनॉमी में भी। तो ये मोदी जी का मीन्स करिश्मा तो है ही ना। सर मुंबई की अगर बात करें, देश की आर्थिक राजधानी है, क्योंकि कोंकण के बाद हम लोग सीधा मुंबई की बात करते हैं, तो मुंबई में भी भाजपा को अच्छी जीत हासिल हुई है। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर खाता खोल पाई है। तो क्या अब मुंबई जो है वो महायुति का, खासतौर पर भाजपा का गढ़ बन रहा है? यस, हुँ, 100%। उसका उसका रीजन ही वही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इतनी हुँ, सड़कों का मीन्स कॉन्क्रीटीकरण हो गया है। हुँ, जिस जगह मैं रहता हूँ, हुँ, हमने पिछले 55-60 सालों में ऐसी रोड नहीं देखी, ऐसी रोड बन चुकी है। और बात सिर्फ मेरे इलाके तक ही नहीं है, पूरे मुंबई में जो 440 किलोमीटर का कॉन्क्रीटीकरण हुआ है रोड्स का, तो लोगों को अच्छा लगा। गटर बने, केबलिंग का काम अच्छा हो गया है, तो मीन्स सब सिस्टमेटिक हो गया है। तो लोगों को विकास का काम पसंद आया। इसके लिए भाजपा का गढ़ बनेगा ही बनेगा। जब आप विकास करोगे क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि लोग समझदार है और वेल एजुकेटेड है। और लोग आज पहले ऐसा नहीं कि वो जाति के नाम पे किसी ने भड़का दिया तो मैं आपको वोट देंगे, ऐसा नहीं। आज लोगों का अपना खुद का विजन है। सर मुंबई जीतने के लिए खासतौर पर धारावी मुद्दा जो है कांग्रेस ने बहुत उठाया था, ठाकरे दल ने धारावी मुद्दा बहुत उठाया था। शरद पवार इस मुद्दे से परे दिख रहे थे। शरद पवार, उनके काफ़ी सारी मीटिंग्स या फिर उनकी तस्वीरें सामने आती थी, अदानी खुद उनके घर पे जाते थे। तो क्या धारावी प्रोजेक्ट, अदानी मुद्दा, ये जो था, इसमें महाविकास आघाड़ी में समन्वय नहीं था? हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नहीं था, क्योंकि शरद पवार खुद अडानी जी की मीटिंग में मौजूद थे। हुँ, तो उनमें समन्वय नहीं था। और दूसरी बात है, जो धारावी प्रोजेक्ट इतना बड़ा स्लम है, हुँ, एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। आज मिनी बीकेसी भी कहा जाता है। हाँ, वो हाँ, मिनी आज वहां पे इतनी प्रॉब्लम्स है, मतलब वहां पे देखा जाए तो इतनी गले कुचे वहां पे लोगों को मीन्स सांस लेने की भी ये नहीं है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर भाजपा सरकार ने लिया है, तो उनको अच्छा बेहतर लाइफ देने के लिए लिया है ना। हुँ, हुँ। और तो किसी न किसी को तो मीन्स कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, क्योंकि जो उसको बेहतर तरीके से करे, एग्जीक्यूशन भी उसका अच्छे तरीके से करे, ये सब चीजें देखना पड़ता है। और वो टेक्निकल विषय है। तो कांग्रेस के मुंबई प्रचार के लिए बड़े-बड़े नेता आए थे, डीके शिव कुमार आए थे, तेलंगाना के सीएम आए थे, कई सारे सीएम, कई सारे बड़े-बड़े नेता, खुद अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनको राजस्थान का शरद पवार कहा जाता है। इस तरह के बड़े नेता आते हैं और उसके बाद भी कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इसके पीछे क्या वजह दिखते हैं? वो राजस्थान में ही अपनी सरकार नहीं बचा पाए। हुँ, हुँ। बड़े नेता होंगे, अगर अपनी प्रदेश में आप अपनी सरकार नहीं बचा पाए तो आप दूसरी जगह जाकर क्या करोगे? हुँ, हुँ। तो उन्होंने उनको नकार दी है। तो सर ये कह सकते हैं कि क्योंकि मोदी जी ने शिवाजी पार्क पर जो सभा ली थी, वो सभा भी काफ़ी, मतलब उनके स्टेटमेंट से ज़्यादा, क्योंकि खाली कुर्सियाँ, इस तरह की वीडियो सामने आए थे। तो क्या प्रचार में कमी रहने के बावजूद भी बीजेपी अच्छा परफ़ॉर्म्स कर पाती है? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? उसके पीछे तो वही है ना, मैंने बताया ना कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, और हुँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हुँ, हुँ। और लोगों ने वही ध्यान में रखा। मुख्यमंत्री पद की अगर बात करें, क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो है, वो बार-बार अपने-अपने पार्टी की तरफ से बता रही थी कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अगर महायुति की बात करें, तो महायुति ने, खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने हमारा ही सीएम बनेगा, इस तरह को लेकर कभी मीडिया के सामने सीधे कभी कोई स्टैंड नहीं रखा। जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके कार्यकर्ता तो हमेशा कहते थे कि महायुति की सरकार ही जो है, वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में है। अजीत पवार के कार्यकर्ता तो उनके, मतलब 2-3 दिन से पोस्टर ही लगा रहे थे कि दादा ही, मतलब अजीत दादा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, राजनीतिक समीकरण की बात करें, तो सबसे ज़्यादा एक फ़ॉर्मूला हमेशा रहता है कि जिसकी सीटें ज़्यादा होती है, उनका मुख्यमंत्री बनता है। तो क्या भाजपा इस बात को लेकर निश्चिंत है कि मुख्यमंत्री अब भाजपा का ही बनेगा? ये तो तीनों पार्टी मिलकर डिसाइड हाँ, लेकिन करेगी। आपके पास हाँ, सीटें तो ज़्यादा हाँ, हैं। सीटें ज्यादा जरूर है, बट लेकिन इसका निर्णय तीनों पार्टियों में संयुक्त रूप से जब चर्चा होगी, और जो हाईकमांड भी उसमें दखल अंदाजी करेगा, तो तीनों का जो समन्वय, जो से अच्छी बातें निकलेगी, उनका चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन कामकाज आपको कैसे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस खुद, मतलब शरद पवार के बाद अगर लंबे समय तक कोई मुख्यमंत्री रहा है राज्य का, तो वो देवेंद्र फडणवीस रह चुके हैं। 5 साल उन्होंने कार्यकाल संभाला, उसके बाद उन्होंने अर्ली मॉर्निंग जो शपथ विधि लिया था अजित पवार के साथ, तब वो सबसे कम समय के मुख्यमंत्री भी खुद देवेंद्र फडणवीस रह चुके हैं। उसके बाद वो डीसीएम भी बने, उप मुख्यमंत्री बने, जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने, तब उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं
सरकार में नहीं रहूंगा लेकिन मैं सरकार संभालूंगा, लेकिन उसके बावजूद उनको डीसीएम बनना पड़ा। अब कैसे देखते हैं कि अजित पवार या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोबारा आएंगे, या देवेंद्र फडणवीस आएंगे, या कोई और ही दावेदार रहेगा? क्योंकि विनोद तावड़े जी का भी नाम चर्चा में बहुत चल रहा था। नहीं, मैं तो इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं आप किसे करूंगा। पसंद करोगे कि नहीं, इनके नेतृत्व में? क्योंकि हमेशा ऐसा था कि भाजपा कुछ ऐसे चेहरों को चुनती है जो उम्मीद से, मतलब जनता को उम्मीद नहीं होती, जिसका आकलन ना बड़े बड़े एक्सपर्टीज कर सकते हैं ना विपक्ष कर सकता है, ऐसे चेहरे जो है वो दे- भाजपा हमेशा चुनती है। बहुत सरप्राइजिंग मुख्यमंत्री होते हैं उनके। देखिए, वो तो तीनों मीटिंग के बाद में डिसाइड होगा। हम्म, लेकिन मेरी पर्सनल पसंदीदा मीन्स अगर नाम है तो देवेंद्र फडणवीस जी देवेंद्र फडणवीस है। सर। और साथ में अगर बात करें, क्योंकि विदर्भ में अच्छा परफॉर्म किया है देवेंद्र फडणवीस ने, तो जाहिर सी बात है कि विदर्भ से दोबारा अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो जितने भी मंत्री पद को लेकर बंटवारे होंगे तो कोंकण को भी देना पड़ेगा, भाजपा को मराठवाड़ा में भी देना पड़ेगा। तो क्या अब मंत्री पदों को लेकर भी महायुति में कैसे समन्वय किया जाएगा? कौन मतलब खुद दिल्ली जाकर तो ये सब लोग बात करेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे कौन कौन से नेता है जो नए मंत्री पद के लिए दावा कर सकते हैं, मतलब जो पहली बार मंत्री बन सकते हैं? नहीं, उसके बारे में अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी है, हाँ हाँ क्योंकि ये तो पार्टी मीटिंग में ही तय हो पाएगा। हाँ क्योंकि 3 पार्टी है, तो हाँ। तीनों पार्टी अपने अपने उम्मीदवार देंगे कि इनको मंत्री बनाना है। हम्म। फिर बाद में संयुक्त जो फैसला होगा उसमें हम बताएंगे कि मीन्स कौन बन सकता है। अब मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं लूंगा। सर कई सारे ऐसे स्टेटमेंट भी थे या नेताओं के, और महाविकास आघाड़ी के भी इस तरह के कुछ स्टेटमेंट है, विवादित स्टेटमेंट। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में विवादित स्टेटमेंट करना एक हो गया है, विकास का मुद्दा अलग हो गया, और जनता जो है कुछ और ही मुद्दों पर चुनाव मतलब वोट दे रही है? तो इस तरह के विवादित स्टेटमेंट को महाराष्ट्र की राजनीति से कैसे जोड़ते और कैसे देखते हो आप? देखिए, विवादित जो मुद्दे कौन उठा रहा है, उठाने हम्म वाले कौन है? हम्म और दूसरी बात है, लोग उस पचड़े में पढ़ना नहीं चाहते। जो वोटर्स है, हम्म वोटर्स को वो विवाद मुद्दा कोई आकर्षित नहीं करता है। हम्म वोटर्स दे रहा है आपने कितना यहाँ पे विकास किया, आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया। वोटर्स का पूरा कंसंट्रेशन वहां पर है। हम्म वो उस विवाद मुद्दे में पढ़ना भी नहीं चाहता, और उससे कुछ भी मतलब भी नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता विवादित मुद्दा बोल रहे हो तो अलायंस की बात करें, दो पार्टी ऐसी थी। एक तो बच्चू कडू, उनकी प्रहार पार्टी थी, जिन्होंने सीधे तौर पर महायुति के वो जो है वो हिस्सा नहीं बने थे, लेकिन उनका था कि देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है। दूसरी अगर बात करें तो राज ठाकरे, इनकी मन से, जिन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री हमारी मदद से मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। लेकिन अब जो रिजल्ट जहां अभी तक जो सामने आया है उसमें ये दिखाई देता है कि मन से अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। ये तो ऐसा है कि पब्लिक वर्डिक्ट है। हम्म अगर पब्लिक ने उनको पसंद नहीं किया, उनको वोट नहीं दिया, तो हम्म उसके लिए तो फिर पब्लिक वर्डिक्ट है, तो पब्लिक वर्डिक्ट सबसे ऊपर है। लेकिन राज ठाकरे तो भाजपा को बहुत पसंद कर रहे थे, वो तो कह रहे थे कि भाजपा का सीएम बने। वो तो उनके अपने 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 सोच है, तो अच्छी बात है। तो अगर वो चाह रहे तो बहुत अच्छी बात है। दादर में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे जो है माहिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में उतरे थे, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। राज ठाकरे परिवार से पहली बार कोई चुनाव लड़ रहा था। अमित ठाकरे भी अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। तो ये हार किसकी मानी जाएगी? क्योंकि भाजपा के आशीष शेलार जो मुंबई अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि हम अमित ठाकरे को जो है हम समर्थन कर रहे हैं। भाजपा का समर्थन था, राज ठाकरे के अपने वोटर्स थे, इसके बावजूद अमित ठाकरे जो है वो अभी तक लीड नहीं ले पाए हैं, मन से एक भी खाता नहीं खोल पाई है। जबकि राजू पाटिल, उनके खुद के जो विधायक 2 बार चुनकर आए हैं, वो भी खाता नहीं खोल पाए। सर ये है कि मीन्स देखिए, भाजपा की बात चल रही थी कि अमित ठाकरे को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, जो हमारे महायुति के जो उम्मीदवार वहां पे खड़े हो गए, बाद में बात वो बन नहीं पाई। तो फिर ऐसा, जहाँ पे महायुति का नियम है, जहाँ पे आप हो तो फिर आपको उसी कैंडिडेट को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो बात बन नहीं पाई, इसकी वजह से अमित ठाकरे को हम सपोर्ट नहीं कर पाए। नहीं, लेकिन अगर मतलब शिंदे की जो सदा सरवणकर रह चुके हैं, वहाँ के विधायक रह चुके हैं, 2 बार विधायक चुनकर आए हैं वो, इसके बाद अमित ठाकरे भी वहाँ से खड़े होते हैं, ठाकरे दल के भी वहाँ से नेता खड़े होते हैं। तो क्या इसमें वोटों का बंटवारा हुआ, इसका नुकसान जो है वो अमित ठाकरे को हुआ? निश्चित तौर पर बंटवारा हुआ है, क्योंकि वो इलाका ही मोस्टली महाराष्ट्रियन बेस्ड इलाका है। तो वहां पे तीनों मराठी कैंडिडेट है, तो उसका बंटवारा हुआ ही है।
लेकिन फिर राज ठाकरे को इस पूरे चुनाव में क्या हासिल हुआ है फिर? क्योंकि अगर वो बीजेपी को समर्थन दे ही रहे थे, सीधा आपके अलायंस मतलब महायुति का हिस्सा नहीं थे, लेकिन समर्थन उनका पूरा जो था महायुति को था। तो इससे आपको क्या लगता है मनसे को क्या हासिल हुआ? अगर मनसे को इस चुनाव में कोई भी जीत या कुछ भी हासिल नहीं होता है, तो क्या आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका या नासिक महानगर पालिका इसको लेकर कोई बातचीत चल रही है मनसे के साथ? नहीं नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास तो नहीं है। हुँ, हुँ। बट आगे का तो जो भी होगा, वो जो टॉप लीडर्स ही वो डिसाइड करेंगे। हम उसके बारे में कमेंट करने के लिए बिल्कुल भी वो नहीं है। सर अगर उत्तर महाराष्ट्र की बात करें और मराठवाड़ा की बात करें, जरांगे फैक्टर बहुत इफेक्टिवली चला लोकसभा के टाइम। अभी वो काम नहीं कर पाया। इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? इसके पीछे ऐसा है कि लोगों ने वो सब चीज को नकार दिया है, क्योंकि आप आंदोलन एक बार तो कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार उसी चीज को रिपीट करते रहेंगे तो लोग भी मीन्स उससे खुश नहीं होते। चाहे वो मराठा समाज क्यों ना हो, चाहे कोई दूसरा समाज क्यों ना हो, तो हुँ, लोग खुश नहीं होते उससे। जब एक बार आपको आश्वासन दे दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, हुँ, तो आपको उनकी बातों में विश्वास करना चाहिए। किसी भी चीज को समय लगता है। अब यूं ही तो नहीं हो जाएगा कि हमने कह दिया और हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए बकायदा मीन्स लॉ है। जब तक वहां तक होगा नहीं, तब तक तो होगा नहीं। कि मेरे बोलने से तो नहीं हो जाएगा, मैंने आंदोलन पे बैठ गया नहीं मुझे चाहिए तो हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच अगर करते तो मीन्स उसका रिजल्ट उनको मिलता। सर और मिल ही रहा है, सब दिया तो है, हाँ, ऐसी हाँ। बात नहीं कि नहीं दिया है, दिया है। सर भाजपा कांग्रेस पर खास तौर पर इस बात का हमेशा लगाती रही है कि परिवारवाद का आरोप लगाती गई है। और ऐसे में अशोक चव्हाण जैसे बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं। आते ही उनकी बेटी श्रीजया जो है, उनको भाजपा की तरफ से टिकट मिलती है। मुंबई के भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार जो है, उनके भाई को मुंबई से टिकट मिलती है। नितेश राणे, नीलेश राणे, उनके पिताजी नारायण राणे, उनको टिकट मिलती है, उनको मंत्री पद मिलता है। उसके बाद किरण सामंत जो उदय सामंत के भाई है, उनको टिकट मिलती है। ये परिवारवाद का आरोप सिर्फ आरोप है या कांग्रेस ने किया तो गलत है, हमने किया तो सही है, ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हुँ, परिवारवाद का तो मैं बोलने दो, जहां पे जिसकी अच्छी पकड़ होगी अपने क्षेत्र में, हुँ, तो कोई भी पार्टी, हुँ, भाजपा की बात नहीं, चाहे कांग्रेस हो, शिवसेना हो, कोई भी पार्टी, हुँ। तो जहां पे उसका काम होगा तो वहां से उस कैंडिडेट को उतारना तो जरूरी है, चाहे वो परिवार का क्यों ना हो। नहीं, लेकिन अशोक चव्हाण की बेटी को जब टिकट मिला श्रीजया को, तब वहाँ के कई सारे कार्यकर्ता बहुत भाजपा के कार्यकर्ता बहुत नाराज़ हुए थे। तो श्रीजया को टिकट देने के पीछे की क्या वजह हो सकती है? मतलब आप ये मराठा वोट सिक्योर करना चाहते थे, लेकिन अशोक चव्हाण पर खुद आरोप जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाए थे। उसके बाद श्रीजया को टिकट मिलना, ये पार्टी के उन कार्यकर्ताओं पर, उन पदाधिकारियों पर अन्याय नहीं है, जिन्होंने पार्टी के लिए सालों से काम किया? ये तो पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग डिसाइड करते हैं, इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। सर एक और बात, वंचित फैक्टर, प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी, जो हमेशा करीब जाती है महाविकास आघाड़ी के, फिर 2 कदम पीछे ले लेती है, उनका हिस्सा नहीं बन पाती। 2019 में एमआईएम का ज़रूर हिस्सा बन पाती है। उसके बाद 2024 में भी उनकी बातचीत चल रही होती है, लेकिन फिर वो किसी का अलायंस नहीं बनते। अभी मनसे की तरह वंचित बहुजन आघाड़ी जो है, वो भी अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो इसे कैसे देखते हैं कि वंचित ने चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले प्रकाश आंबेडकर ने कहा था कि हमारे विधायक जब चुनकर आएंगे, तब जो भी सत्ता में आएगा, हम उनको समर्थन देंगे। तो क्या वंचित के अस्तित्व को लेकर अब सवालिया निशान है? उनको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट हुँ, कि हम कम से कम 5-10 सीट जीतेंगे। हुँ, तो वो, और कभी कभार क्या होता है राजनीति में, ऐसा है कि मीन्स हम लोगों के बीच में जाते हैं। हुँ, ओवर कॉन्फिडेंट भी कभी कभार हमें मीन्स हमारी लुटिया डुबो देता है। और हुँ, ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं चाहिए। लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों से बातें करना चाहिए। और दूसरी बात है, हम एक समाज की बात ही नहीं कर रहे, हुँ, हम तो पूरे समाज की बात कर रहे हैं। मैंने बोला ना, जैसा भी योगी जी ने जो नारा दिया आपने ही बताया, बटेंगे तो कटेंगे। हुँ। तो आप किसी एक कास्ट को लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे लिए सभी एक है। हम कास्ट नहीं, हम सिर्फ एक है, सब इंसान है। सर चुनाव नतीजे घोषित होने से पहले अ, और वोटिंग के 1 दिन पहले ही एक वीडियो सामने आया था, बहुत बवाल हुआ था हितेंद्र ठाकुर इनके चुनाव क्षेत्र में। भाजपा के दिग्गज नेता जो है विनोद तावड़े उस वीडियो में थे। उनके ऊपर बहुजन विकास अघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर आरोप कर रहे थे कि पैसे बांटने का आरोप किया था। वीडियो सामने आए थे, इसमें 3 एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। तो इसका
परिणाम भी वोटिंग में नहीं दिखाई दिया, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी वो भी अभी तक खाता नहीं खोल पाई, जबकि हितेंद्र ठाकुर का बहुत बड़ा वर्चस्व है उनके चुनाव क्षेत्र में। देखिए, विनोद तावड़े जी राष्ट्रीय महामंत्री है और 2-3 स्टेट के प्रभारी भी हैं। वो ऐसा काम करेंगे क्या? उनको ज़रूरत है सब काम करने की? हम्म, ये तो हो सकता है कि मीन्स कुछ जो लोकल जो बहुजन विकास आघाड़ी है, हो सकता है या उनका गेम प्लान हो या कांग्रेस का गेम प्लान हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हम्म। उनको तो ज़रूरत ही नहीं है। वो तो इतने बड़े नेता हैं। वो क्यों करेंगे सब चीज़ें? और किसी भी नेता को बदनाम करने का किसी को हक नहीं है। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने पूरा घेर लिया था, मतलब आपने खुद भी वीडियो देखा होगा कि कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था। उनके बेटे ने, हितेंद्र ठाकुर जी के जो बेटे हैं, खुद विधायक है, उन्होंने भी इस बात का आरोप किया था कि पैसे बांटे जा रहे हैं। ये सब गेम प्लान था। किसका किसका लगता है आपको? कांग्रेस का भी हो सकता है और बहुजन विकास आघाड़ी का भी हो सकता है। साथ लेकिन में उसके मिलके हो सकता है। लेकिन इसके बाद, इस घटना के बाद, विनोद तावड़े और बहुजन विकास आघाड़ी के नेता जो है हितेंद्र ठाकुर, वो एक साथ मिलकर गाड़ी में निकल जाते हैं। तो इसकी मतलब किसकी मिलीभगत थी, कौन आरोप कर रहा था, और फिर साथ में ये दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं, 3-3 एफआईआर लॉन्च होती है। देखिए, उन्हीं के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनको वो करके रखा था, निकलने नहीं दे रहे थे। तो अब जब बड़ा नेता आएगा उनका, तो फिर वो तो छोड़ेंगे ना उनको, इसके लिए साथ में चले गए उनके। ऐसा है। सर और राजनीति में एक दूसरे से कोई सा दुश्मनी थोड़ी है। हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, पर्सनल दुश्मनी थोड़ी किसी से होती है। सर एक और बात, क्योंकि हमने बात की राज ठाकरे की, मनसे की बात की, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात की, हमने प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी की बात की, हमने हितेंद्र ठाकुर की जो है बहुजन विकास आघाड़ी की बात की। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की और एमआईएम की, तो समाजवादी पार्टी के 2 जो है विधायक चुनकर आए हैं, अभी तक प्लस दिखा रहे हैं, और एमआईएम जो है उनके भी 2 विधायक चुनकर आए, प्लस में दिखा रहे हैं। तो क्या हिंदू मुस्लिम ये जो काट है, ये सपा के लिए और एमआईएम के लिए काम कर गई? नहीं नहीं सर, मैं इस बात को मैं मानता नहीं। इस बात को नहीं मानता। उस क्षेत्र की जनता ने उनको पसंद किया, उनको चुन के दिया, पब्लिक वर्डिक्ट है। हम इस बात को नहीं मानते। कास्टिज्म वाली बात को हम बिल्कुल सिरे से मैं खारिज करता हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी ये बीजेपी के लिए हमेशा चैलेंज रही, लगता है आपको? फिर चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचाने में तो कम से कम, मतलब जहां पर मन से वंचित जो स्थानीय पार्टी है यहाँ की, वो अपना खाता तक नहीं खोल पाती, वहां पर समाजवादी पार्टी और एमआईएम अच्छा परफॉर्म करते हुए 2-2 सीटें चुनकर उनकी आती है। हाँ, उन्होंने अपना अस्तित्व बना के रखा है। हम्म। महाराष्ट्र में अगर 2-2 सीटें अभी उनकी आई है, तो उन्होंने अपना अस्तित्व बना के रखा है। बट लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। और दूसरी बात है, यूपी में समाजवादी पार्टी से योगी जी को कोई बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं मानता नहीं हूँ बात को। हम्म। भले वो अपोजिशन में है वहां पे समाजवादी पार्टी, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज योगी जी को दे पाएंगे इन फ्यूचर में भी, मैं इस बात को नहीं मानता। क्योंकि चुनाव से क्योंकि पहले लोग भी अभी क्या है, लोग एकजुट हो गए और लोग एजुकेटेड हो रहे हैं। हम्म। अभी जैसा आप ही ने बोला, अभी वो लोग कास्टिज्म पे नहीं जाएंगे कि मैं ये समाज का, वो समाज का, उसका रिजल्ट महाराष्ट्र में मिल गया, और यही रिजल्ट अब थ्रू आउट पूरे देश में चलेगा। जो ब्रेकिंग अभी आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को इस बात का कांग्रेचुलेशंस किया है कि बहुत अच्छी जीत जो है देवेंद्र फडणवीस इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र भाजपा को मिली है। क्या अब देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्योंकि बार बार फडणवीस, मतलब वो कहते थे कि भाषण करते हुए, मी पुन्हा येईन, मतलब मैं फिर से आऊंगा। तो क्या अब देवेंद्र फडणवीस का वो लाइन दिखाई देगा कि वो फिर से आएंगे? क्योंकि अभी ये ब्रेकिंग आई है कि खुद अमित शाह जो है, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया था। गठबंधन की राजनीति में सबको मिलके समन्वय बनाना पड़ता है। और मैंने बोला, तो मेरी पर्सनल चॉइस तो देवेंद्र फडणवीस है, मैंने तो पहले ही कहा है इस चैनल के माध्यम से। तो जो होगा अच्छा ही होगा। सर ये क्या खास बात है कि हर कोई देवेंद्र फडणवीस इनका ही नाम ले रहा है? विनोद तावड़े का नाम जो है वो चर्चा में जरूर होता है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जिसका नाम चर्चा में होता है वो कभी सीएम नहीं बनता। तो क्या जैसे आपने मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में किया, क्या वही चीज रिपीट होगी यहाँ पे? वही दोबारा होगा कि मतलब जिनका नाम चर्चा में है वो सीएम नहीं बनेंगे, कोई और ही सीएम बनेंगे? नहीं, इसके बारे में तो मैं ऑफिशियली कुछ कह नहीं सकता हूँ। हाँ, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा ने चुनाव लड़ा है और वो स्टार प्रचारक हमारे रहे हैं। इस बात को तो कोई भी झुठला नहीं सकता है। इसके लिए अमित शाह जी ने भी अगर उनको बधाई दिया है, तो भाजपा के हीरो वही रहे। भाजपा के हीरो। सर एक और है कि नीतीश राणे जो है, नीतीश राणे, अभी बड़ी खबर आई है कि नीतीश राणे जो है वो जीत चुके हैं, जबकि उनके भाई जो है वो भी लीड में चल रहे हैं।
सर राणे परिवार हमेशा बहुत सपोर्ट में रहा है देवेंद्र फडणवीस की, और देवेंद्र फडणवीस भी नीतीश राणे के लिए हमेशा कहते हैं कि नीतीश राणे जो है वो कट्टर हिंदुत्ववादी नेता है, लेकिन उनके स्टेटमेंट और लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, इस तरह के वो आरोप हमेशा से ही कांग्रेस पर और अन्य विपक्ष की पार्टी पर करते हैं। तो इसका फायदा खुद नीतीश राणे मतलब राणे परिवार को हुआ है या इसका फायदा पूरे बीजेपी को हुआ है? नहीं, हम तो इस बात को नहीं मानते कि ऐसे स्टेटमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी कहा है, हमारी पार्टी भी का भी वही ये है नारा कि हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। हम कोई कास्ट विशेष की बात नहीं करेंगे इसमें। सर मनसे के राजू पाटिल जो है वो भी लीड में नहीं चल रहे, जबकि राजू पाटिल मनसे के एक बड़े नेता रह चुके, एकमात्र मनसे के विधायक रह चुके, उनको भी वो भी लीड नहीं ले पा रहे। इसे कैसे देखते हैं कि राज ठाकरे का बार बार भूमिका बदलना, हर चुनाव में अलग अलग भूमिका लेना, क्या इसका नुकसान उनके एकमात्र विधायक राजू पाटिल उनको भी होता दिखाई दे रहा है? ये तो ऐसा है कि पब्लिक वर्डिक्ट है, उस एरिया के कल्याण से वो विधायक थे। पब्लिक वर्डिक्ट है, इस बार शायद उनको बदलना था किसी को, तो उन्होंने कोई नए चेहरे को मौका दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व रहती है, बट इससे पार्टी को फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं। पार्टी तो अपना काम, सभी पार्टियां अपने काम करते रहेंगी आगे भी। अभी अभी सबसे बड़ी ब्रेकिंग आ चुकी है। आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के बेटे और महा विकास आघाड़ी में जो मंत्री रह चुके हैं, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, और उनके अगेंस्ट जो थे मिलिंद देवरा, उनके अगेंस्ट थे। खुद राज्यसभा छोड़कर मिलिंद देवरा जो है आदित्य ठाकरे के विरुद्ध में वो वर्ली से खड़े थे, लेकिन अब आदित्य ठाकरे को बड़ी जीत हासिल हुई है, जबकि उनके ही जो कजिन भाई है, उनके चचेरे भाई है अमित ठाकरे, उनको लीड नहीं मिल पाई है। आदित्य ठाकरे दूसरी बार विधायक बन चुके हैं। सर कैसे देखते हैं कि ठाकरे परिवार जो है, उद्धव ठाकरे परिवार, राज ठाकरे परिवार, दोनों के बेटे इस चुनाव में उतरे थे। आदित्य ठाकरे को जीत हासिल हुई है, अमित ठाकरे को जीत हासिल नहीं हुई है। तो कौन से ठाकरे को जनता जो है, खासतौर पर मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता, कौन से ठाकरे को अपना रही है? ये तो अब जीत से पता चल जाता है। जैसा आपने कहा कि जीत चुके, तो जब मैंने बोला ना, पब्लिक वर्डिक्ट इम्पोर्टेंट है। पब्लिक जिसको पसंद करेगी उसको वो चुनाएगा। अब मैं कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों कजिन ब्रदर है, कंपेयर नहीं करूंगा। हो सकता है वो पहली बार चुनाव लड़े, कुछ खामियां रह गई होगी, लेकिन भाजपा का सपोर्ट था सर उनको। हाँ, कुछ कमियां नहीं, भाजपा ने ऐसा सपोर्ट नहीं किया, ये बात गलत है। भाजपा शुरुआत में तो जरूर बोल रही थी, लेकिन जब सदा सावरकर जी खड़े हो गए तो फिर वो युति का धर्म पालन भाजपा ने किया। भाजपा हमेशा अपनी बातों से कभी पीछे हटती नहीं है, वो जो बोलेंगे वही करेंगे। देखिए अभी अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है, बड़ी खबर फिर से है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस को कांग्रेचुलेशन किया था, उनको जीत की बधाई दी थी, अब जो है अमित शाह जो है उन्होंने अजित पवार को भी फोन करके उनको बधाई दी है, उनकी जीत पर बधाई दी है। सर एक बहुत बड़ी उपलब्धि अजित पवार के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में एकमात्र उनकी सीट जो है वो सुनील तटकरे, उनके प्रदेशाध्यक्ष जो है वो जीत कर आए थे, और अब जो है अजित पवार वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, जो शरद पवार गठ है उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अजित पवार को बधाई देते हैं। एक समय था जब इन्हीं अजित पवार पर जो है आपने भ्रष्टाचार के 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, इस तरह के आरोप किए थे आपने। अजित पवार युति का हिस्सा है, और उनको भी इस चुनाव में जो फायदा मिला है तो युति की वजह से ही मिला है। अगर इतने विकास के काम नहीं होते और वो हमारे साथ नहीं होते तो शायद उनको भी इतना इसका फायदा नहीं मिल पाता था। और दूसरी बात रही, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलते रहता है, जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक कोई उसको ये आरोपित नहीं हो जाता। सर लेकिन अजित पवार अपनी मतलब बारामती में युगेंद्र पवार के सामने खड़े थे, तो कई लोग ऐसा कह रहे थे कि ये लड़ाई युगेंद्र पवार विरुद्ध अजित पवार नहीं है, ये शरद पवार विरुद्ध अजित पवार है। तो क्या ये कांटे की टक्कर पवार परिवार के अंदर, जो कांटे की टक्कर लोकसभा में, क्योंकि अजित पवार स्टेज पर मंच पर भाषण करते हुए रोए थे कि लोकसभा में आपने सुप्रिया सुले को चुनकर दिया, लोकसभा में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार वो हार चुकी थी, तो क्या इस बार दादा को बारामती की जनता निराश नहीं करना चाहती थी? दादा बड़ा नेता है पार्टी के, और दूसरी बात है उनके होने से फर्क पड़ता है, और वैसा नेतृत्व तो चाहिए देश में। अजित पवार जैसा नेतृत्व देश में चाहिए, इसके लिए वहां की जनता ने भी उन्हें सपोर्ट किया।
अभी बड़ी खबर आई है कि छत्रपति संभाजी नगर से इम्तियाज जलील जो है, जो एमआईएम के नेता है, जो सांसद रह चुके हैं लोकसभा में, वो सांसद ही अपनी हार चुके थे और अब वो विधानसभा के लिए चुनाव के लिए खड़े थे और वो लीडिंग पे चल रहे, जीत के ऑलमोस्ट बहुत नजदीक है। सर कैसे देखते हैं इम्तियाज जलील? एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि नॉलेजेबल पर्सन है, पढ़े लिखे हैं और वो बार बार बीजेपी को भी चैलेंज करते हैं। तो क्या अगर विपक्ष में, क्योंकि महाविकास आघाड़ी तो विपक्ष में है, एमआईएम हालांकि महाविकास आघाड़ी के या विपक्ष का सीधे तौर पर हिस्सा नहीं होगा, लेकिन वो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएगा, तो क्या विधानसभा में इम्तियाज जलील एक सुलझा हुआ नेता, एक एक्सपीरियंस नेता, महायुति के लिए चैलेंज रह सकता है अगर वो जीत कर आते, क्योंकि कंटिन्यू वो लीडिंग पर चल रहे मैं हैं? इस बात को नहीं मानता। हम्म, जब हमारी सरकार सब अच्छा काम करेगी तो आप विरोध क्या करेंगे? हम्म, विरोध करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। हम्म, तो आप चाहे कितने बड़े एजुकेटेड क्यों ना हो, वकील क्यों ना हो, लेकिन आप विरोध कब करोगे? जब सरकार कुछ काम अच्छा नहीं कर रही होगी तब। ये सरकार तो अच्छा ही काम कर रही है, तभी तो लोगों ने इतना भर भर के वोट दिए। आ रहा है, आज आप रिजल्ट देख ही रहे हैं। कि 200 का आंकड़ा पार किया है महायुति ने। 200 का आंकड़ा, हम्म, जबकि कोई सर्वे भी नहीं बता रहा था। कोई सर्वे बता रहा था? इतना सर्वे कोई 200 पार बता रहा था? नहीं। तो क्या? क्योंकि ये लोगों का वर्डिक्ट है, लोगों ने चुन कर दिया लोगों को। सर मुंबई में भाजपा ने जिस तरह से मतलब सीटें हासिल हुई है, 16 से ज्यादा सीटें भाजपा को हासिल हुई है, तो आने वाले मुंबई बीएमसी के चुनाव हो, ये कितने आसान हो सकते हैं बीजेपी के लिए खासतौर पर? निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ पर बीएमसी में भाजपा का भगवा लहराएंगे, हम्म, निश्चित तौर पर। क्योंकि पब्लिक को भी सिर्फ विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ओनली डेवलपमेंट चाहिए, कुछ भी नहीं। उनको एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं करना है। उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है लोगों की, वो पूरी होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। सर और मुंबई की पब्लिक वैसे भी दे आर वेल एजुकेटेड, दे नो मींस कि हम कैसे इसको मींस करें, मतलब ऐसा है। सर विनोद घोसाळकर की बात करें, उनकी बात इसीलिए भी दहीसर से वो ठाकरे दल से विधायकी के लिए खड़े थे, वो लीडिंग पे नहीं चल रहे। अगर बात करें कि विनोद घोसाळकर के जो बेटे थे अभिषेक घोसाळकर, फेसबुक लाइव करते हुए उनकी हत्या की गई थी, जिसके बाद काफ़ी सिंपति उनके साथ भी थी। ठाकरे के साथ तो पहले से सिंपति है, 2019 के बाद उनके पास सिंपति है। इसके बावजूद भी विनोद घोसाळकर जो खुद विधायक रह चुके हैं वहाँ के, वो भी लीडिंग पे नहीं चल रहे, वो भी पिछाड़ी पे चल रहे। तो क्या अब ठाकरे के लिए जो सिंपति थी वो भी लोगों के लिए कम हो गई है? सिंपैथी फॉर टाइमिंग होती है किसी भी चीज के लिए, हम्म, और फिर बाद में लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए डेवलपमेंट। हम्म, हम्म। और डेवलपमेंट के अलावा लोगों के मन में फिर दूसरी बात आती नहीं। पर टाइमिंग सिंपैथी तो रहती है, लेकिन बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक वो रहेगी, ऐसा होता नहीं है कभी कभी भी राजनीति में। सर बहुमत की सरकार बनने जा रही है, ये 2019 के भाजपा के 2019 की सरकार मतलब 2019 में जिस तरह के राजनीतिक समीकरण बने, उसके बाद 3 बार सरकार बनाई गई, लेकिन अभी बहुमत वाली सरकार बनेगी, एक मजबूत सरकार बनेगी। इसका फायदा देश की जनता के लिए, खासतौर पर महाराष्ट्र की जनता के लिए किस तरह का होगा? बहुत बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा इससे। क्योंकि हमारे जितने जो प्रोजेक्ट, जो अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, वो सब कंप्लीट हो जाएंगे आने वाले 5 सालों में। सब प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, जो भी चल रहे हैं, मतलब दे आर ऑन ओनली। तो सब प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और उससे बहुत बड़ा फायदा मींस महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा। लेकिन सर अगर मतलब एक सरकार जो मजबूती के साथ सत्ता में बैठेगी, दूसरी तरफ जितने भी स्थानीय पार्टी है, मनसे जैसी पार्टी है, बहुजन विकास आघाड़ी की पार्टी है हितेंद्र ठाकुर की, और साथ ही साथ जो प्रकाश आंबेडकर की वंचित पार्टी है, जो अपना खाता तक नहीं खोल पाए, उनके अस्तित्व की लड़ाई मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गई। मतलब क्या क्या उनका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा या वो कामकाज कैसे करेंगे? क्योंकि मतलब मनसे के पास कम से कम एक विधायक थे, राजू पाटिल। जीत की पूरी उनको आशंका थी, पूरी उम्मीद थी कि वो जीत कर आएंगे, क्योंकि उनका ग्राउंड मतलब कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते थे, ज़्यादा किसी विवाद में फंसे नहीं थे। वहाँ पर जहाँ से वो चुन कर आते हैं, वहाँ से भी उन्होंने अच्छा खासा काम किया है, लोगों के साथ जुड़े रहे। उनको भी नुकसान हुआ है, किसकी वजह से नुकसान हुआ? मतलब राज ठाकरे की भूमिका की वजह से नुकसान हुआ है, या भाजपा वहाँ पर भी अंतर्गत काम कर रही थी मनसे के खिलाफ भी? भाजपा तो डेवलपमेंट का काम तो सब जगह कर ही रही थी। ऐसा तो नहीं कि कल्याण उससे अछूता रहा, ऐसा तो है नहीं। सब जगह डेवलपमेंट का काम तो ऑन ही था। और दूसरी बात है, अगर राजनीति में तो जनता ही भगवान है, वो जो चाहेगी उसको चुन के देगी। और जनता ने इस बार
प्योरली वोट किया है, डेवलपमेंट के नाम पर किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि किस पार्टी से बिलोंग करता है, उन्होंने ये देखा कि हमारे लिए जो नागरिक सुविधा है या अदर्स जो हम फैसिलिटीज है वो किस तरह से एग्जीक्यूट किया है मीन्स भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट 2.5-3 सालों में, तो वो लोगों ने देखा है। और दूसरी बात है, जो दूसरी पार्टियां हैं जिनका आप जिक्र कर रही थी, लोग वो फिर से काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, हर एक पार्टी का वैसे ही होता है। बड़ी खबर है अभी, हाँ। धनंजय मुंडे जो है वो बीड़ से जीत चुके हैं। धनंजय मुंडे के कार्यकर्ता जो है, उन्होंने जैसे ही धनंजय मुंडे ने लीड लेना शुरू किया था, उन्होंने सेलिब्रेशन भी शुरू किया था। और खास बात यह है कि धनंजय मुंडे की अपनी बहन पंकजा मुंडे वो लोकसभा में हारी थी, और इसीलिए धनंजय मुंडे जीतकर आएंगे कि नहीं आएंगे, जरांगे फैक्टर क्योंकि बीड़ में मराठवाड़ा में बहुत चला था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो धनंजय मुंडे जो कृषि मंत्री रह चुके, जिन्होंने शरद पवार पर बहुत सारी टीका टिप्पणी की थी, वो धनंजय मुंडे जीत चुके हैं। कैसे देखते हैं इसे? नहीं, बड़ी जीत है, महायुति के लिए बड़ी जीत है। और दूसरी बात है, जो पंकजा मुंडे और अब दोनों भाई बहन मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे थे और लोगों ने मीन्स उनको अच्छा प्रतिसाद दिया है उनको जिताकर। और तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर भूम परांडा से शिंदे दल के तानाजी सावंत जो खुद स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, वो जो है उनको लीडिंग नहीं मिल रही, उनको वो पीछे ही है। और खुद तानाजी सावंत ने कई बार दावा किया था कि वो उनकी जीत पक्की होगी। देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि एक तरफ ये तो सामने आ चुका है कि महायुति को क्लियर मैंडेट मिल चुका है सर, महायुति को क्लियर मैंडेट। Yes, लेकिन yes. कई ऐसे नेता महायुति के, खासतौर पर शिंदे दल के कई ऐसे नेता हैं जो जीत के एकदम करीब थे, लेकिन वो अभी मतलब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है कि वो हार नहीं वाले। क्योंकि अगर बात करें भूम परांडा से स्वास्थ्य मंत्री रह चुके तानाजी सावंत, मनसे के अमित ठाकरे, महायुति के भले हिस्से नहीं थे लेकिन महायुति के साथ थे, इस तरह के बड़े बड़े नेता, मतलब अगर अमित ठाकरे बड़े नेता खुद ना भी हो, वो राज ठाकरे के बेटे हैं, तो क्या पार्टी पर मतलब राजू पाटिल हो, अमित ठाकरे हो, भूम परांडा से तानाजी सावंत हो, इस तरह के बड़े नेता जब हारते हैं, तब इसका पार्टी पे और वहाँ की जनता पर या ओवरऑल इस पर कैसा असर पड़ता है, कि राजनीतिक समीकरण पर कैसा असर पड़ता है? निश्चित तौर पर पार्टी पे उसका असर तो पड़ता है, क्योंकि बड़े नेता अगर हार जाते हैं चुनाव तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में हम अपना ग्राउंड बना लेंगे, फिर से चुन के आ जाएंगे। सर रमेश कोरगांवकर की अगर बात करें, बहुत ही सिंपल सादे नेता है, ज्यादा बात मतलब विवाद में नहीं होते, ठाकरे दल के नेता है। वो भांडुप से, क्योंकि वहां पे मुंबई में सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ से हुआ था, तो भांडुप से हुआ था। वहां पर भी रमेश कोरेगांवकर जो है लीडिंग पर चल रही है, ऑलमोस्ट जीत के करीब है। इन्हें कैसे देखते हैं? कुछ ठाकरे दल के ऐसे भी नेता है जो शांति में काम करते हैं, उनको अच्छी जीत हासिल हो रही है। जो मतलब खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उनको कई बार ऑफर किया था पार्टी में आने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो उन्होंने ठाकरे का साथ नहीं छोड़ा, वो शिवसेना ठाकरे के साथ बने रहे और वो लीडिंग पर चल रहे। देखिए, उनका काम बोलता है। अब ये नहीं कि हमारी पार्टी में नहीं है तो हम उनकी तारीफ नहीं करें, उनका काम है, इसके लिए वहां की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। अच्छे हैं ही, जैसा आप बता रहे कि वो अच्छे हैं, और उनके काम के बेस के ऊपर जनता ने उन्हें पसंद किया और उनको चुनकर दे रही है। अब बड़ी खबर है, अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने तीसरा फोन लगाया, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फोन करके बधाई दी है। हम आपको बता दें कि अमित शाह जो पूरे इस महाराष्ट्र विधानसभा 2024 पर पूरी अपनी नजर बनाए हुए हैं, और वो देख रहे हैं क्योंकि पहला कॉल जो है उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को किया था, जैसे ही पता चल रहा है कि 218 के पार महायुति जो है वो आगे आगे निकल रही है, बहुमत की सरकार बनने वाली है, महायुति की सरकार बनने जा रही है। और सबसे पहला फोन जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, वो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को किया, उनको बधाई दी। दूसरा फोन जो है अजित पवार को किया, उनको भी बधाई दी। तीसरा फोन जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को किया। तीनों को फोन जो खुद जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि अमित शाह जो है उनकी खास नजर थी महाराष्ट्र पर, और तीनों नेता बहुत संपर्क में थे। जब भी दिल्ली में कोई बैठक होती थी महायुति की, उस हर बैठक में अमित शाह खुद मौजूद रहते थे। क्या अब पूरा चुनाव जो है, पूरा महायुति जो है, पूरे भाजपा को अब लीड जो है वो अमित शाह कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, पार्टी में ऐसा नहीं होता है। पार्टी में पूरा हाईकमांड का ऑर्डर चलता है, और दूसरी बात है, चुने हुए प्रतिनिधि सब डिसाइड करेंगे। हाँ, उनका बधाई देना बनता है, क्योंकि ये जो चुनाव हमने लड़ा,
एक नाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा क्योंकि वो उस समय सीएम थे, तो उनके फेस पर लड़ा हुआ चुनाव, तो ऑब्वियसली बधाई के पात्र तो तीनों है। युति के जितने भी, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, अजित पवार जी हो और या एक नाथ शिंदे जी हो, तीनों ही बधाई के पात्र है। सर, मालाड पश्चिम से जो है वो कांग्रेस को जीत हासिल हो रही है। मालाड पश्चिम से कांग्रेस जीत कर आ रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी देखिए, अभी समय है थोड़ा बहुत, हम्म। आगे क्या होता है देखते हैं उस सीट पर। अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी असलम है। शेख जीत कर आ रहे हैं मतलब। अभी कहना जल्दबाजी है, वो वहां पे सिटिंग एमएलए भी है। अब थोड़ा समय है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये हमारी इन महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के रिजल्ट पर हमारी नज़र बनी हुई है, लेकिन बहुत चौंकाने वाले ये रिजल्ट है। वो इसीलिए चौंकाने वाले हैं क्योंकि भाजपा जो खुद अपना आंकड़ा जाहिर करने से कतरा रही थी, वो लगभग 150 मतलब 150 के करीब जाते हुए दिखाई दे रही है। 125 का आंकड़ा अभी तक जो है भाजपा को हासिल हुआ है और कई सारे दिग्गज नेता जो है वो जीत कर आए हैं, लेकिन कुछ जगह पर शिंदे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके कुछ सीटों का नुकसान होता जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस जो है, उनकी टीम का या उनके पार्टी का परफॉर्मेंस जो है, वो ठाकरे दल से बेहतर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हमारी नज़र जो है रिजल्ट पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया।